बच्चों, मैं आलोक चौहान मक्खनलाल इंटर कॉलेज से सामाजिक विषय में आज आपको मैं एक नया चैप्टर बताऊंगा। भारत में राष्ट्रवाद माने राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ पुरानी घटनाओं पे जाना पड़ेगा। पुरानी घटनाएं कहाँ? आपको ये पता है कि सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 के पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था और हमारा देश छोटे छोटे देशों में, माने बहुत सारे देश, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे देश होते थे और वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को उस देश का ही नागरिक मानते थे, ना कि हिंदुस्तान का नागरिक मानते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, तब लोगों को ये एहसास हुआ कि हम हिंदुस्तान की संतान हैं, इसकी मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहाँ पर बड़े हुए हैं और यहीं पर हमें मर जाना है। और इस तरह से एक राष्ट्र की कल्पना लोगों के दिमाग में आनी प्रारंभ हुई। लेकिन इस कल्पना को मूर्त रूप कैसे मिला, इसके बारे में हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि सबसे पहली घटना जो थी वो थी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसे टाइम पे हुआ जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए कुछ लोग प्रयास करने लगे थे। कुछ लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे थे, लेकिन इस समय गांधी जी का भारत में या हिंदुस्तान में एंट्री नहीं हुआ था। ये प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ सन 1914 से 1919। ये 1914 से प्रारंभ होकर के 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और इस विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई और एक इतना भयानक युद्ध हुआ जिसमें बहुत व्यापक रूप से जन और धन हानि हुई। जन हानि से मतलब लाखों की संख्या में लोग मारे गए और करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद हो गए, लोग बेघर हो गए, विकलांग हो गए और बहुत सारी परेशानियां मानवता के सामने खड़ी हो गई। इसी समय भारत के सबसे बड़े मसीहा महात्मा गांधी का उदय हुआ। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत वापस आए और जब वो यहाँ पर लौट करके आए, उसके पहले ही गांधी जी से संबंधित बहुत सारी बातें यहाँ आ चुकी थी और उनको एक नेता के रूप में उनके आने के पहले ही स्वीकार कर लिया गया। माने गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ भी किया, वहाँ की सारी बातें हिंदुस्तान में आ रही थी कि एक भारतीय नागरिक ने साउथ अफ्रीका में आंदोलन करके वहाँ की गोरी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और हिंदुस्तान में उनके आने के पहले ये चर्चाएं आ गई। 1915 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने दो आंदोलन प्रारंभ किए। कौन कौन से? सबसे पहला आंदोलन उन्होंने 1916 में चंपारण में चलाया, जिसको हम असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं, सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। सॉरी, ये असहयोग आंदोलन नहीं बल्कि सत्याग्रह था। ये चंपारण में 1916 चंपारण जो कि आज बिहार में है, ये गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जहां पर उन्होंने अंग्रेजों को अपने सत्याग्रह के दम पर परास्त कर दिया। चंपारण का मामला क्या था? यहाँ पर किसानों से एक अनुबंध करवाया जाता था कि आपको इतने समय तक नील की खेती करनी है और इस नील की खेती में किसानों को बहुत नुकसान होता था। इतना नुकसान होता था कि बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनके पास जीविका का साधन नहीं बच रहा था, साल भर खाने के लिए अन्न नहीं होता था, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे अनुबंध करवा रखा था कि आप नील की खेती करेंगे, क्योंकि नील की खेती से अंग्रेजों को बहुत लाभ होता था। ऐसे में महात्मा गांधी ने 1947 में चंपारण का दौरा किया, वहाँ की स्थितियों का आकलन किया और आकलन करने के बाद उन्होंने सत्याग्रह के लिए किसानों को प्रेरित किया। और जब किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे किसान इकट्ठा हो गए और सत्याग्रह आंदोलन तेज हो गया,
तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मीन्स चंपारण की जो गवर्नमेंट थी, उसने अपना ये अनुबंध समाप्त कर दिया और किसानों से लेने वाला लगान भी समाप्त कर दिया। और चंपारण की सफलता ने गांधी जी को हिंदुस्तान का एक हीरो बना दिया। एक हीरो के रूप में गांधी जी का अवतार हो गया। इसके बाद हम दूसरे चरण पर आते हैं कि गांधी जी ने हिंदुस्तान की एकता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए दूसरा काम कौन सा किया, इसको हम साफ कर देते हैं और फिर आपको नए सिरे से चीजें बताते हैं। 1916 में चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया। सन 1919, आपको ये तारीखें याद रखनी है कि ये 1919 में रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट में क्या था? रॉलेट एक्ट ब्रिटेन में बना हुआ एक ऐसा कानून था जिसको बनाया ब्रिटेन में गया था, लेकिन लागू हिंदुस्तान में करना। रॉलेट एक्ट को हम बिना अपील, बिना दलील का भी कानून कहते हैं। इसको मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कह करके इसका विरोध किया था। क्या विरोध करने का उद्देश्य क्या था रॉलेट एक्ट का? इसका विरोध करने का उद्देश्य ये था कि ये ब्रिटेन में बना हुआ एक ऐसा कानून था जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ताकत देता था कि यहाँ के किसी भी व्यक्ति को वो केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर ले और असीमित समय तक जेल में बंद रखे, और इसके खिलाफ ना तो कोई अपील हो सकती है और ना ही कोई दलील दी जा सकती है। ऐसे में इसे हम काला कानून ही कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून। इसका भारतीयों ने जबरदस्त विरोध किया। भारत में इस रॉलेट एक्ट का जबरदस्त विरोध हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में इसका जब विरोध प्रारंभ हुआ तो पूरे देश में एक इमरजेंसी टाइप की लग गई और इस इमरजेंसी में एक बहुत बड़ी घटना घट गई जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये सन 1919 में रॉलेट एक्ट के समर्थन में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ये कांड क्या है? पंजाब के अमृतसर में जहां का जनरल डायर शासक नियुक्त किया गया था। जनरल डायर एक अंग्रेज था और एक बहुत ही क्रूर, दुष्ट और अगर हम ये कहें कि इस दुनिया में जीता जागता एक राक्षस था तो ये कोई बड़ी विडंबना नहीं है। जनरल डायर के हाथ में अमृतसर का कानून दे दिया, पूरे पंजाब का कानून दे दिया गया। पूरी कानून व्यवस्था जनरल डायर के हाथ में थी और ऐसे में अमृतसर में एक छोटी सी जगह थी जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है, जब एक छोटे से मैदान में जिसको हम जलियांवाला बाग कहते हैं उस दिन बैसाखी थी और बहुत सारी भीड़ जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो गई। और उस बाग की खासियत ये थी कि उसमें 3 तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें थी और निकलने का केवल एक ही रास्ता था। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचा और मेन निकलने के रास्ते पर उसके सैनिक राइफलों से लैस होकर के खड़े हो गए और उन्होंने केवल 5 मिनट का समय दिया भीड़ को बाहर निकलने का। उन्होंने कहा कि केवल 5 मिनट में जितनी भी भीड़ है वो तुरंत बाहर चली जाए, अन्यथा हमें गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा।